Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Children, today I am going to discuss with you 1-mark questions with answers for the chapter India's Foreign Policy. This is part of my examination practice series. I have already uploaded videos related to 1-mark questions with answers for all chapters of contemporary world politics. I have also uploaded videos related to abbreviations, political leaders, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस, उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं और इसके साथ साथ मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस के वीडियोस की सीरीज भी शुरू की हुई है जिसमें मैं ऑलरेडी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सारे चैप्टर्स के वीडियोस बना चुकी हूं और अपलोड कर चुकी हूं। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको इससे क्या फायदा होने वाला है कि मैंने जो चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन है वो भी अपलोड की हुई है और उसके साथ साथ हर चैप्टर के 1-मार्क क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। तो अगर आप शुरू करते हो किसी चैप्टर को तो आप पहले उसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास फॉर 1-मार्क क्वेश्चंस विद आंसर्स। And the first question here is, name the leader who believed that India should have been more friendly with bloc led by US after independence. So children, what had happened that when India became independent, उस वक्त इंडिया के सामने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये टारगेट था कि फॉरेन रिलेशंस किस क्राइटेरिया पे बनाए जाए, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी फॉलो की जाए। तो जो इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी फॉलो की और जिसमें इंडिया का मेन जो आप कह सकते हो स्ट्रेटेजी थी वो थी नॉन अलाइनमेंट। इंडिया किसी भी ब्लॉक के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज थे जिनको लगता था कि इंडिया को थोड़ा सा यूएस के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन रखने चाहिए थे उस वक्त। और उनमें जो लीडर थे उनमें यहाँ पे बुक में जो नेम मेंशन्ड है दैट इज बी आर अम्बेडकर। Name the political parties which were opposed to communism and wanted India to follow a pro-US foreign policy. तो लीडर्स के साथ साथ यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टीज भी थी जिनका यही मानना था कि इंडिया को प्रो यूएस मतलब यूएस से की तरफ इंडिया की फ्रेंडली रिलेशन या अप्रोच होनी चाहिए थी उस वक्त। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी। In which year was Hungary invaded by US? यहाँ पे मैंने 2 ईयर्स के क्वेश्चन रख दिए हैं। सो यूएसए ने हंगरी को इन्वेड किया था 1956 में और कम्युनिस्ट पार्टी में स्प्लिट हुआ था। ये हुआ था कि जब इंडिया चाइना वॉर हुई थी 1962 में, उसके इमीडिएटली बाद 2 साल के बाद यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी हमारी कंट्री की उसमें स्प्लिट हो गया था और वो 2 पार्ट्स में बट गई थी, 2 ग्रुप्स में बट गई थी एंड द ईयर वाज 1964। मैंने यहाँ पे एक असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा है। इसमें यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दी हुई होती हैं जिनमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि फर्स्ट होता है कि असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन जो दिया हुआ है स्टेटमेंट में क्या वो असर्शन का सही कारण है कि नहीं। तो मैंने एक एग्जांपल डाल दिया। असर्शन में मैंने बोला देयर वाज अ कंसीडरेबल अनईज इन इंडो यूएस रिलेशंस इन 1950s। इंडो यूएस रिलेशंस में एक तरीके का खिंचाव था 1950s में। अब इसका रीजन यहाँ पे है द यूएस वाज नॉट हैप्पी अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। यूएसए जो था वो इंडिया की ये जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी और जो इंडिया इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव ले रहा था फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड या इंटरनेशनल लेवल पे, उससे यूएस खुश नहीं था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली जस्टिफाई करता है, उसका रीजन आपको दिख रहा है कि क्यों अच्छे रिलेशन नहीं थे इंडिया और यूएसए के 1950s में, क्योंकि यूएसए जो था वो हैप्पी नहीं था इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से। तो इस केस में ये होगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Which Tibetan spiritual leader accompanied Chinese Premier Zhao Enlai to India in 1956? इसका आंसर होगा दलाई लामा। Which 2 areas within Indian territory claimed by China? इंडो चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, कौन से 2 एरियाज थे वो इंडियन टेरिटरी के हैं लेकिन चाइना उनको क्लेम करता रहा। फर्स्ट इज एक्साई चिन एरिया इन द लद्दाख रीजन एंड सेकेंड इज मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। What was the main aim behind conduct of foreign relations by India after independence?
मेन एम क्या था, किस एम को साथ में रखते हुए इंडिया ने अपने रिलेशंस बनाए इंडिपेंडेंस के बाद? मेन एम था टू रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल अदर नेशंस एंड टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू मेंटेनेंस ऑफ पीस। इंडिया सारे जो नेशंस थे उनकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहता था और उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी अचीव करना चाहता था, लेकिन विद पीस, मतलब विदाउट गोइंग टू वॉर और कॉन्फ्लिक्ट विद एनी कंट्री। Which factors influence the foreign policy of a nation? यहाँ पे मैंने MCQ फॉर्म में ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। डोमेस्टिक फैक्टर्स, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। सो बेटे इसका करेक्ट आंसर होगा कि किसी भी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं दोनों फैक्टर्स, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। What is the full form of INA? So यहाँ पे भी मैंने 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। I hope everybody must be knowing the answer, but still I'll tell you. The answer is Indian National Army. It was formed by Subhash Chandra Bose. After Second World War, the world was divided into the blocks of, बहुत ही easy question है, को contemporary world politics में आप बार बार पढ़ चुके हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड डिवाइड हो गया था 2 ब्लॉक्स में। 4 ऑप्शन यहाँ पे दी हुई हैं एंड द फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकेंड वन इज रॉन्ग, थर्ड वन इज करेक्ट, यूएसए एंड यूएसएसआर। Which article of Indian Constitution lay down principles of foreign policy? ये जो आपकी NCERT चैप्टर में बहुत क्लियरली ये आर्टिकल मेंशन्ड है। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स रखे गए हैं वो है आर्टिकल 51 में। Who was the defense minister of India during Chinese invasion of India in 1962? इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ 1962 में, तो कौन थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर? नेम इज वी कृष्णा मेनन। In the Nehru cabinet, who was apprehensive of the future attack from China? तो जब इंडिया चाइना की शुरुआत हुई रिलेशंस की, तो बहुत ही अच्छे लेवल पे इंडिया ने मतलब शुरुआत की थी और सोचा था कि फ्रेंडली रिलेशंस रहेंगे इंडिया और चाइना के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंडिया को एक अटैक फेस करना पड़ा। तो उस वक्त पे लेकिन कुछ लीडर्स थे जिनको लगता था कि शायद चाइना से हमें उस वक्त थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था, और आंसर है यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, जगजीवन राम, जवाहरलाल नेहरू, एंड द आंसर इज वल्लभ भाई पटेल। इंडिया कन्वीन्ड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ, यहाँ पे भी 4 मैंने ऑप्शंस दी हुई हैं। विजिटेड चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडो चाइना वॉर। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना। बच्चे इसमें बहुत बार मैंने जब मैं एग्जामिनेशन उसमें जाती थी विंग में पेपर चेक करने के लिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटे लीडर का नाम अलग है और प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका अलग है। लीडर में आप लिखोगे अटल बिहारी वाजपेयी। इंडो चाइना वॉर खत्म होने के बाद कौन थे फर्स्ट लीडर जो चाइना गए? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित नेहरू के बाद कौन से प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट टाइम चाइना का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिन्होंने चाइना को विजिट किया, और इसका आंसर होगा राजीव गांधी। वाई ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट इन 1956? किस इशू की वजह से अटैक किया ब्रिटेन ने इजिप्ट को? 4 ऑप्शन है और पहली वाली जो ऑप्शन है ओवर स्विस कनाल इशू, दैट इज द करेक्ट वन। इन विच ईयर चाइना अनेक्स्ड तिब्बत? ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप आराम से इसका आंसर चूज कर सकते हो। वैसे आंसर बता देती हूँ, 1950। नेम द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव स्टेटहुड व्हेन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टार्टेड। द आंसर इज नागालैंड। मेंशन एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 2 प्रिंसिपल्स क्या थे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के? एक था नॉन अलाइनमेंट और एक था पंचशील। द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया। कौन से साल में इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया? That was 1974. India initiated its nuclear program under the guidance of fill in the blanks की फॉर्म में भी मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं, होमी जे भाभा। Which 2 objectives Jawaharlal Nehru wished to achieve through the strategy of non-alignment? तो कौन से 2 objectives थे? पहला था to preserve sovereignty and territorial integrity of the nation and second was to promote economic development. यहाँ पे economic होना चाहिए। What is the meaning of Panchsheel? Panchsheel refers to the 5 principles of peaceful coexistence signed between India and China in 1954. 5 principles थे जो साइन किए इंडिया और चाइना ने 1954 में।
चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है जो मैंने चाइना से के न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड डाला है, इसका आंसर होगा 1964. When and between whom was the Tashkent Agreement signed? It was signed between Lal Bahadur Shastri and General Ayub Khan in 1966. The Indus Water Treaty was signed by, यहाँ पे मैंने आंसर स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, पंडित नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच में हुई थी. The Arab-Israel War happened in 1973. The full form of NSG is Nuclear Suppliers Group. So children, this is all for this chapter. Basically the 1 mark questions. Stay tuned for the long questions for this chapter. Thanks a lot for watching. Do subscribe to my channel, share with your friends, like the video and write a comment if you wish to. Thank you so much.